गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, गत सप्ताह में हमने फ्रांस की क्रांति का पार्ट 1 का अध्ययन किया था। आज मैं आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति का पार्ट 2 आपसे शेयर करना चाहती हूँ। स्टूडेंट्स, फ्रांस की क्रांति का जो पार्ट 1 हमने देखा था उसमें फ्रांस की क्रांति के कारणों की विस्तृत चर्चा मैंने आपसे करी थी, जिसमें राजनीतिक कारण और सामाजिक कारण दोनों के बारे में आपको बताया था। आज मैं फ्रांस की क्रांति के आपको आर्थिक कारण और बौद्धिक कारण दोनों के विषय में आपसे चर्चा कर रही हूँ। आपके सामने ये फ्रांस का मैप है। रिवॉल्यूशनरी फ्रांस एक्सपेंड्स 1789 टू 1799, जिसमें आपको इस मैप में बताया गया है कि कौन कौन से एरिया जो फ्रांस ने एनेक्स्ड करे, ऑक्यूपाइड किए, और ऐसे कौन से स्टेट्स थे जो फ्रांस के द्वारा सेटअप करे गए। तो ये इस मैप से आप सारा फ्रांस की जो एरियाज वगैरह के बारे में आप अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हम जहां तक इसके कारणों का देखते हैं, तो आर्थिक कारणों में हम सबसे पहले सप्तवर्षीय युद्ध को लेते हैं कि सप्तवर्षीय युद्ध ने किस प्रकार फ्रांस की क्रांति में अपना योगदान दिया। चूंकि लुई 16वां था, जो फ्रांस का राजा था, उसे युद्धों से विशेष लगाव था। उसने अपने शासन काल में भी कई युद्धों में भाग लिया था। सप्तवर्षीय युद्धों के कारण राष्ट्रीय ऋण का भार सरकार पर अत्यधिक बढ़ गया था। इसलिए ये युद्ध जब तक चलते रहे तब तक फ्रांस के लिए एक आर्थिक संकट खड़ा हो गया, जो जनता में असंतोष का कारण बना। अब हम इसके दूसरे पॉइंट को देखते हैं कि फ्रांस में एक वर्साय का महल बना हुआ था। उस वर्साय के महल पर जब हम प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध आगे पढ़ेंगे, तब हम वर्साय के महल के बारे में विस्तृत रूप से देखेंगे, जिसमें काफी ट्रीटी भी हुई थी वहां पे। तो हम देखते हैं कि जो वर्साय का महल था, उसके जब निर्माण हुआ तो उसका वैभव इस प्रकार का था कि उसने पूरे संसार को आश्चर्यचकित कर दिया था। वह एक तरह से स्वर्ग की भांति था। इस भव्य महल के रख रखाव पर अपार धनराशि खर्च की जाती थी। इसके अलावा जो राजकोष में रिक्तता का कारण बनी, चूंकि जो लुई 16वें की जो रानी थी मेरी अंताइनेत, वह बहुत खर्चीली प्रवृत्ति की थी और उसका जो वर्साय के महल के वैभव पर जो धन खर्च करना था, वह जनता को रास नहीं आया और जनता इसके प्रति काफी असंतोष व्यक्त कर रही थी। तीसरे कारण में हम जो दूषित कर व्यवस्था ले रहे हैं कि फ्रांस कर्ज के बोझ से बुरी तरह दबा हुआ था। अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए लुई 16वें ने प्रसिद्ध पुरुषों की सभा को भी आमंत्रित किया, लेकिन लोगों ने उसका विरोध किया। कहा कि वित्तीय समस्याओं के हल का तो एकमात्र आधार स्टेट्स जनरल को ही है। कर व्यवस्था फ्रांस में इस प्रकार की थी कि जो विशेषाधिकार युक्त वर्ग था, वह सभी प्रकार के करों से मुक्त था और दरिद्र किसानों को अपनी आय का 80% भाग कर के रूप में राजकोष को जमा करवाना पड़ता था। कर अधिकतर था वो ठेकेदारों से वसूल किया जाता था द्वारा। इसके अलावा किसानों से जबरन धन वसूल किया जाता था, कर वसूल किया जाता था और किसानों का शोषण व उत्पीड़न किया जाता था।
लुई 16वें ने जब उसका सिंहासनारोहण हुआ तो फ्रांस की जर्जर आर्थिक व्यवस्थाओं को सुधारने का चूंकि उसने प्रयास भी किया, परंतु एक तो उसकी रानी का प्रभाव उस पर अधिक था, दूसरा सामंतों ने भी उसके साथ में अनावश्यक हस्तक्षेप किया, जिसको हटाने में वह असफल रहा। तो धीरे धीरे जो फ्रांस का जो आर्थिक ढांचा था वह जर्जर होता चला गया, जिसके कारण इस क्रांति को एक तरह का सहायक कारणों में यह आर्थिक कारण सिद्ध हुए। नेक्स्ट इसके हम बौद्धिक कारणों को लेते हैं। बौद्धिक कारणों में हम कुछ ऐसे विचारकों का अध्ययन करेंगे जिनकी विचारधारा से जनता जागरूक हुई। सबसे पहले हम इसमें मोंटेस्क्यू को लेते हैं। मोंटेस्क्यू विचारक था, उसने राजा की उत्पत्ति के दैविक सिद्धांत को पूरी तरह से नकार दिया था। उसने राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि न माना और जनता को प्रतिनिधि घोषित कर दिया। उसने कहा कि राजा का चुनाव जनता द्वारा किया जाना चाहिए और उसको जनहित की दृष्टि को ध्यान में ही रखकर ही करना चाहिए। उसने इसके लिए शक्तियों के पृथक्कीकरण का सिद्धांत भी दिया, जो प्रजातांत्रिक विचारधारा पर बल देता था। मोंटेस्क्यू एक ऐसी व्यवस्था करना चाहता था जिसके अंतर्गत लोगों के अधिकारों की रक्षा हो सके, उनकी स्वतंत्रता की रक्षा हो सके। उसने इसके लिए अपनी विचारधारा को व्यक्त करने के लिए उसने एक बुक भी पब्लिश करी जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज, यानी कानून की आत्मा। दूसरा जो हम विचारक देखते हैं वह वोल्टेयर था। वोल्टेयर भी एक प्रसिद्ध विद्वान लेखक था। इसके अलावा वह दार्शनिक था, आलोचक था, व्यंग्यकार था और एक पत्रकार भी था। उसकी लेखनी इस प्रकार की थी कि उसने चर्च व सामाजिक कुरीतियों पर बड़ा प्रहार किया। वोल्टेयर मानव स्वतंत्रता का बहुत बड़ा समर्थक था। उसके जो कोट्स है वह कई बार हम न्यूज़पेपर्स में भी देखते हैं। वह कहता था कि यद्यपि मैं तुम्हारे कथन से सहमत नहीं हूँ, किंतु मैं अंत समय तक तुम्हारा ऐसा करने के अधिकार की सुरक्षा के लिए समर्थन करता रहूंगा। प्रसिद्ध इतिहासकार रोज ने तो फ्रांसीसी विचारों का पूर्ण दर्पण ही वोल्टेयर को कह दिया। अतः वोल्टेयर का महत्वपूर्ण स्थान था। वोल्टेयर के अलावा रूसो भी एक बहुत बड़ा विचारक रहा। रूसो की प्रशंसा करते हुए नेपोलियन ने कहा था कि यदि रूसो नहीं होता तो शायद फ्रांस की राज्य क्रांति भी नहीं होती। यानी फ्रांस की राज्य क्रांति में रूसो के विचारों का बहुत बड़ा योगदान था। रूसो ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। उसमें उसने अपने विचार दिए कि मनुष्य चूंकि स्वतंत्र ही पैदा होता है, परंतु वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उसने समाज के निर्माण का जो आधार था वह व्यक्तियों में परस्पर समझौते को बताया। उसने प्रकृति का भी बहुत समर्थन किया। चूंकि रूसो सामाजिक असमानता का बहुत बड़ा विरोधी था, उसकी जो बुक्स है उसमें भी सामाजिक असमानता को काफी दर्शाया गया है। इन सब के अलावा दिदरो, क्वेसने, हेल्वेशियस, रेनाल, मावली, इन्होंने इन लेखक व दार्शनिकों ने भी फ्रांस की क्रांति को प्रभावित किया। इन लेखकों ने फ्रांस की अर्थव्यवस्था, सामाजिक कुरीतियों, असमानता आदि पर कुठाराघात किया और समाज में नव जीवन फूंकने का हर संभव प्रयास किया। तो इन विचारकों का अध्ययन करने के बाद में हम आगे अगर इसका अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि अमेरिका की स्वतंत्रता का भी प्रभाव फ्रांस की क्रांति पर पड़ा। वो कैसे पड़ा?
कि सन 1773 में जो उत्तरी अमेरिका में अंग्रेजी उपनिवेश थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था। लुई 16वें ने इंग्लैंड के विरुद्ध इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। इसमें अमेरिका को चूंकि विजयश्री प्राप्त हुई, लेकिन फ्रांस आर्थिक दृष्टि से जर्जर हो गया। स्वतंत्रता संग्राम से जो भी सैनिक लौटे उनमें स्वतंत्रता की असीम ज्वाला भर गई। उन्होंने फ्रांस में रूसो और मोंटेस्क्यू के विचारों का समर्थन किया और नवीन राष्ट्र के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। इसी प्रकार अगर हम इंग्लैंड को देखते हैं तो इंग्लैंड का प्रभाव भी फ्रांस की क्रांति पर पड़ा, क्योंकि जो मोंटेस्क्यू था वह इंग्लैंड की जो शासन पद्धति से बहुत प्रभावित था। वह इंग्लैंड की शासन व्यवस्था को फ्रांस में लागू करना चाहता था। प्रसिद्ध अंग्रेजी विद्वान लोक के शक्ति पार्थक्य के सिद्धांत से भी वह बहुत प्रभावित हुआ था। 1688 ईस्वी में जब इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति की जो सफलता हुई, उसके लिए फ्रांस की जो जनता थी वह फ्रांस की जो असंतोष व्याप्त हो रहा था लोगों में, उसका महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुई। तो इस प्रकार जो इंग्लैंड की क्रांति थी या इंग्लैंड की जो शासन व्यवस्था थी, उसका प्रभाव भी फ्रांस पर पड़ा और उसके कारण इस क्रांति में काफी एक सहायक की भूमिका रही। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक वीडियो क्लिपिंग्स आपको दिखा रही हूँ, चूंकि ये YouTube से ली हुई है, लेकिन आशा है कि इससे आपको फ्रांस की क्रांति का पूरा घटनाक्रम आपको समझ में आएगा, जो आपके सामने इस टाइप से प्रस्तुत है। आप इसको जरूर देखें। आज हम मुक्ति, स्वतंत्रता और समानता को सहज, सुलभ और सामान्य मानकर चलते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इन सब का भी एक इतिहास रहा है। फ्रांसीसी क्रांति के जरिए आपको इस इतिहास के एक हिस्से को समझने में मदद मिलेगी। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया। विशेषाधिकारों पर आधारित व्यवस्था से शासन की एक नई व्यवस्था उदित हुई। क्रांति के दौरान तैयार किया गया मानव अधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का द्योतक था। सबके एक समान अधिकार होते हैं और हर व्यक्ति बराबरी का दावा कर सकता है। ये सोच राजनीति की नई भाषा का हिस्सा बन गई। समानता और स्वतंत्रता की यह सोच नए युग का केंद्रीय विचार था, लेकिन विभिन्न देशों में इन विचारों को अलग अलग रूपों में समझा और साधा गया। तो चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति का इतिहास। फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वो सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाले हैं। लगभग 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जनसेना का गठन करने का निर्णय लिया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बैस्टिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की सशस्त्र लड़ाई में बास्टिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। हालांकि इन कैदियों की संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्टिल किला लोगों की घृणा का केंद्र बन गया था। इसीलिए किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष भी हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का अध्ययन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा, जिनका परिणाम फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने के रूप में निकला। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, आइए जानते हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज
सन 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 वर्ष थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शान शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता की थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार के कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालय या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार तो स्टूडेंट्स, आपने ये वीडियो क्लिपिंग देखी, इससे आपने काफी यहाँ की सामाजिक असमानता वगैरह को आपने देखा होगा। लुई 16वें के जो शासन क्रम को भी आपने देखा होगा। अब मैं जो इसका नेक्स्ट फ्रांस की क्रांति का आपको दूंगी वो नोट्स के रूप में, आपको PDF नोट्स के रूप में आपसे शेयर करूंगी। थैंक यू।